माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस को हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम आयोटा के बारे में पढ़ रहे थे, काफ़ी डिटेल्स में पढ़े, और उसी का इम्प्लीमेंटेशन आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कि आयोटा को लेके कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे फॉर्म करेंगे और फिर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होल्ड करते हैं और कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसी के बारे में डिटेल्स आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। क्लियर? चलिए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक, वही हम टॉपिक का नाम दिए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? हालांकि ये इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए था, बट हम एक ही में बना रहे हैं, इसीलिए हम इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिए। अब सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है बच्चों। तो अगर आपके पास ए और बी कोई दो रियल नंबर दिया हुआ है तो एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म का होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म का होता है। अगर मान लीजिए बच्चों कोई ए और बी दो रियल नंबर आपके पास दिया हुआ है तो एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म का होगा, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई, आप कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल है वो। तो ए और बी क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। और आई जो है वो आयोटा डिनोट कर रहा है, मतलब किस नंबर को? इमेजिनरी नंबर को डिनोट कर रहा है। ए जो है बच्चों, ए को यहाँ से हम कहते हैं रियल पार्ट, किसका? इमेजिनरी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और बी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई आयोटा के लिए डिनोट किया गया है। जैसे 7 प्लस 2i है, -1 प्लस आई है, 3 माइनस 2i है, 2i है, 1 प्लस 0 इंटू आई है। ये सारा ही एग्जाम्पल किसका हो जाएगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर का। कोई भी नंबर जो x प्लस आई वाई का फॉर्म फॉलो करे या a प्लस आई बी का फॉर्म फॉलो करे, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। यहाँ a और b आपका क्या होगा? कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z के थ्रू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहां पर z कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिनोट किया गया है। a क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और b क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर? वही चीज हम यहाँ लिखे हैं, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, and b is known as imaginary part of z. The real part of z is denoted by REZ and the imaginary part denoted by IMZ. जैसे एग्जाम्पल है z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 है। आपको देखिए हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस आई वाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x के बारे में हम क्या बता रहे हैं बच्चों? ये क्या है आपका? ये रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है। y क्या है? y आपका इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो आप x को ना रियल पार्ट ऑफ z ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और y को आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? यही चीज वहां पे वो दिया हुआ था। अब देखिए, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0, that is IMZ is equals to 0 and the purely imaginary if its real part is 0। यहाँ पे कह रहा है, मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया हुआ है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहाँ पर a का वैल्यू ये 0 बता रहा है आपको। तो a का वैल्यू जब आप 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये आई बी हो जाएगा। इस केस में रियल पार्ट इसका क्या है? a इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये है कि रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो जाए, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करे, तो इसको हम लोग कहते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, और यहाँ b का वैल्यू 0 दे दिया गया। क्लियर? b का वैल्यू कहने का क्या मतलब? इमेजिनरी पार्ट आपका 0 हो रहा है, तो सिर्फ क्या होगा? z इज इक्वल टू ए होगा, मतलब सिर्फ आपका रियल पार्ट एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर।
क्लियर। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसमें अगर रियल पार्ट 0 है तो सिर्फ आई वाला पार्ट आएगा, उसको हम लोग कहेंगे प्योरली इमेजनरी। और अगर इमेजनरी पार्ट 0 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है इसको नोट में करके आपको लिख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। नोट्स कॉपी में लिख लेना है, आगे हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिए, तो यहाँ से भी आप जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये फालतू का चीज हम नहीं बता रहे हैं, ये आपको नोट करना है। क्लियर। अगला टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए बच्चों, मान लेते हैं मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे Z1 इज इक्वल टू, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और कहीं पे कह रहा है कि Z1 और Z2 आपस में बराबर है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों बराबर तभी हो सकता है जब A1 बराबर A2 होगा। कहने का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 बराबर होगा, एंड ऑल्सो B1 इज इक्वल टू B2 होगा। कहने का मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, दोनों आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी, वो आपस में इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का रियल पार्ट आपस में बराबर होगा और दोनों का इमेजनरी पार्ट आपस में बराबर होगा, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लिखे हैं कि Z1 इज इक्वल टू दिस एंड दिस आर इक्वल इफ A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2। कहने का मतलब रियल पार्ट Z1 बराबर होगा रियल पार्ट Z2 के, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। जो हम यहाँ बताए हैं सेम चीज यहाँ पे स्लाइड में भी लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है इफ √3 प्लस आई इज इक्वल टू A प्लस IB इंटू C प्लस ID। आगे क्या दिया हुआ है, BD लेस देन है AC से, देन tan इनवर्स B बाई A प्लस tan इनवर्स D बाई C, इसका भी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले दोनों को सॉल्व करके इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बच्चों बनाना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। कैसे बनेगा, तो इसको गुना करना पड़ेगा। गुना कीजिए, AC प्लस आई इंटू AD प्लस आई इंटू BC प्लस आई स्क्वायर BD। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा AC, और दोनों में आई कॉमन है तो AD प्लस BC यहाँ पे माइनस BD हो जाएगा। रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिए, जिसमें आयोटा का टर्म नहीं है उसको एक साथ कर लेंगे, और जिसमें आयोटा का टर्म है बच्चों उसको एक साथ कर लेंगे। अब क्या हो गया, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होगा, तो अभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं क्या, रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। मतलब √3 का वैल्यू, √3 इधर का रियल पार्ट है तो इधर के रियल पार्ट के बराबर होगा AC माइनस BD के। इधर का इमेजनरी पार्ट का कॉफिशिएंट 1 है और इधर का इमेजनरी पार्ट का कॉफिशिएंट है AD प्लस BC, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं एक्चुअल चीज पे जो हमको अब निकालने ये बोल रहा है। हमसे कह रहा है tan इनवर्स B बाई A प्लस tan इनवर्स D बाई C, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चों, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए, तभी ये क्वेश्चन आपका बन पाएगा। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स A का मतलब B बाई A और D बाई C अपॉन 1 माइनस D बाई C इंटू B बाई A। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से AC, तो ये हो जाएगा BC प्लस AD होल अपॉन एलसीएम फिर यहाँ से हो जाएगा AC, तो ये हो जाएगा AC माइनस BD। क्लियर, AC तो दोनों दिख भी रहा है, कट रहा है, तो कितना हो गया, ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया tan इनवर्स BC प्लस AD अपॉन AC माइनस BD। अब कितना हो गया, ये हो गया tan इनवर्स BC प्लस AD। देखिए आप
BC प्लस AD वैल्यू 1 है और AC माइनस BD वैल्यू √3 है। तो ये हो जाएगा AC प्लस BD कितना था 1 था और ये वैल्यू है √3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए tan में 1/√3 किसका वैल्यू है ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए sin30 का वैल्यू कितना है, sin30 का वैल्यू निकालिए, sin30 का वैल्यू 1/2 करेक्ट है। और cos30 का अगर वैल्यू निकालें तो कितना, √3/2 ना। तो अगर tan30 निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं sin30 अपॉन cos30, तो 1/2 अपॉन √3/2, कहने का मतलब 1/2 इंटू 2/√3। देखिए आ गया ना 1/√3, किसका वैल्यू हो गया ये tan30 का। तो tan30 यहाँ से हम डायरेक्ट 1/√3 को लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 30 डिग्री है, ऑप्शन में देख लीजिए 30 डिग्री मतलब कितना, 30 डिग्री यहाँ पे अच्छा पाई के टर्म में दिया हुआ π/3, पाई मतलब कितना होता है 180। तो 180/3 कीजिएगा आप, नहीं π/3 नहीं होगा, 60 डिग्री हो गया ना, π/6 होगा। ठीक है 180/6 कीजिएगा तो ये कट के आपका 30 डिग्री आंसर जनरेट कर देगा। यही हम निकाले हुए हैं यहाँ पे 30 डिग्री मतलब कितना, 30 डिग्री मतलब π/6, पाई मतलब 90 होता है। क्लियर है। तो फॉर्मूला सिर्फ tan इनवर्स का अगर याद रहता तो क्वेश्चन आपसे इजीली ये बन जाता है। चलिए अब हम चलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 2 नहीं 1 2, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। देन इस केस में अगर कहेगा बच्चों Z1 प्लस Z2 को आप ऐड कीजिए तो हमको करना क्या है, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। रियल पार्ट के साथ जुटेगा और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट के साथ जुटेगा। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का एडिशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को एक साथ अलग जोड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके इमेजिनरी पार्ट्स को अलग जोड़ेंगे, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात भी कर लें, जैसे आपका दिया हुआ है Z1 इज इक्वल टू 2i, ठीक है, और Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5i। तो अगर हम Z1 प्लस Z2 करेंगे तो 2i प्लस 3 माइनस 5i, तो पहला वाला का रियल पार्ट बच्चों क्या देख रहे हैं 0, तो 0 में 3 जुड़ जाएगा तो 3 ही होगा, और अगला में 2i माइनस ये 5i जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3, 2 माइनस 5 तो माइनस 3i हो जाएगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ आपको जोड़ देना है, फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो अगर यहाँ पे है क्या कि अगर आप Z1 में Z2 को जोड़ें, अगर आप Z1 में Z2 को जोड़ें या Z2 में Z1 को जोड़ें तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। आप पहले भी पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स के अंदर में भी, 3 + 2 करें या 2 + 3 के, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। रियल नंबर में कर ले या कॉम्प्लेक्स नंबर में कर ले, दोनों इक्वल ही होता है। इस प्रॉपर्टीज का नाम है बच्चों कम्यूटेटिव लॉ, ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं 3 नंबर है मेरे पास 5, 2, 3, तो पहले हम क्या करते हैं 2, 3 को जोड़ते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको 5 में जोड़ते हैं। क्लियर। या दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पहले हम 5, 3 को जोड़े, जो रिजल्ट आएगा उसको हम बाद में उसमें 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 2, 3 को जोड़ रहे हैं, पहले कितना आ जाएगा 5, 5 + 5 10। यहाँ पहले 5, 3 को जोड़ रहे हैं 8, 8 + 2 कितना आ गया 10, रिजल्ट बराबर हो गया ना। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2, Z3, तो अगर हम Z1 में Z2 को जोड़ें, जो रिजल्ट हो उसको Z3 में जोड़ें, या तो Z2, Z3 को हम पहले जोड़ लें और Z1 में से रिजल्ट को जोड़ दें, दोनों ही केस में क्या होगा आंसर जो होगा आपका सेम होगा, और इस प्रॉपर्टी का नाम है आपका एसोसिएटिव लॉ। अगला नंबर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब ये है कि अगर आप
अगर आप किसी नंबर में जीरो को जोड़ें या जीरो में किसी नंबर को जोड़ें तो वैल्यू आपका उसी नंबर के इक्वल आएगा। सेम यहाँ पे है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो को जोड़े या जीरो में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़े तो वैल्यू उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल आपका आने वाला है। उसी को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। जीरो प्लस जेड या जेड प्लस जीरो दोनों का वैल्यू जेड के इक्वल हो जाएगा। अगला है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? अगर आपके पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स कहेगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, माइनस साइन ऐड ऑन कर देना है। जैसे जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए तो माइनस जेड। अगर 5 एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स कहेगा तो -5। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा तो 1/5। क्लियर? एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, माइनस साइन लगा देना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल आपको कर देना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, एडिटिव इनवर्स मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका एडिटिव आइडेंटिटी जोड़िएगा तो ये वैल्यू 0 होगा, या एडिटिव इनवर्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो जेड 0 हो जाएगा। जैसे माइनस जेड प्लस जेड, ये ऑलवेज 0 होगा। तो यहाँ माइनस जेड, अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों तो माइनस जेड क्या है, उसका एडिटिव इनवर्स है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ते हैं तो वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल आएगा। द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जेड इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। ये बात अभी हम आपको बता दिए। अब जिस तरीके से एडिशन पढ़े हैं बच्चों, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी है कि अगर मान लीजिए Z1 मेरे पास A1 प्लस IB1 दिया हुआ है, Z2 A2 प्लस IB2 दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि Z1 माइनस Z2 कीजिए, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सब्ट्रैक्ट हम तभी कर पाएंगे जब दोनों का रियल पार्ट एक साथ सब्ट्रैक्ट होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट एक साथ सब्ट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन भी सेम एडिशन की तरह ही परफॉर्म आपका होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा उसका। जैसे एडिशन कर रहे थे सेम तरीके से आप सब्ट्रैक्शन को भी यहाँ से परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर आप बुक पढ़ेंगे मान लीजिए Z1 माइनस Z2 है तो इसको कुछ यूं लिख देता है, Z1 प्लस माइनस Z2। मतलब क्या करना है, मान लीजिए Z1 आपके पास 2 प्लस 3i दिया हुआ है और Z2 आपका माइनस 5i दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है बच्चों, अगर दोनों को घटाना है तो माइनस Z2 निकालना पड़ेगा। Z2 का एडिटिव इनवर्स कर लिए, कितना हो जाएगा, 5i हो जाएगा। अब आप जब Z1 माइनस Z2 परफॉर्म करेंगे ना तो कहता है कि Z1 में Z2 का एडिटिव इनवर्स आप जोड़ दीजिए। जैसे Z1 का वैल्यू है आपका 2 प्लस 3i, इसमें जोड़ना है आपको क्या, Z2 का एडिटिव इनवर्स मतलब 5i। अब जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 2 प्लस 8i इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही चीज ये बता रहा है कि माइनस ऑपरेशन नहीं होता, एक्चुअली जो माइनस में है उसका आप एडिटिव इनवर्स लेके ऐड कर दीजिए पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। यही आपका स्लाइड में लिखा हुआ था। नेक्स्ट नंबर है बच्चों मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन देखिए हम पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब आप बच्चों Z1 इंटू Z2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A1 IB1 A2 प्लस IB2। हम बता भी चुके हैं क्वेश्चन आपको। तो क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे पहला का A1 पकड़िए, दोनों के साथ कर दिए, फिर B1 पकड़िए, दोनों के साथ कर दीजिए। तो यहाँ A1 A2 हो जाएगा, फिर से I A1 B2। जब इसको करेंगे तो I A2 B1 प्लस I स्क्वायर B1 B2। अब आप क्या करेंगे, A1 A2 प्लस I कॉमन है, A1 B2 प्लस A2 B1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा, ये B1 B2 हो जाएगा। अब दोनों का रियल पार्ट एक साथ बच्चों लिख लीजिए। तो A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I कॉमन है, A1 B2 प्लस A2 B1, ये हो जाएगा आपका। क्लियर? यही मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन में आप सारे नंबर को गुना कर दीजिए, फिर रियल को एक साथ सेपरेट कीजिए और इमेजिनरी को एक साथ सेपरेट कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यही चीज यहाँ भी हम बताए हुए थे। A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I इंटू दिस, यही ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। मतलब क्या हो रहा था, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये रियल पार्ट में आ रहा था, प्लस I इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। आपको इतना नहीं याद रखना, आप A1 A2 बस याद रखिए, आपका काम उसी से चल जाएगा।
अब यहाँ दिया हुआ है Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, Z2 इज इक्वल टू दिस, देन Z1 Z2 परफॉर्म करने कहेगा, आप आसानी से इसको गुना करके, ये आपको याद नहीं रखना है, इतना याद नहीं रखना, बैक कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, फिर 3 को इससे, 2i को इससे और 2i को इससे गुना करके आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जैसे आप बच्चों कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में पढ़े थे, तो मल्टीप्लीकेशन में Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, मतलब कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में भी परफॉर्म कर सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन में भी सेम ही रिजल्ट आपको दे देगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ 3 नंबर के ऊपर में डिफाइन था, उसमें हम प्लस कह रहे थे, इसमें हम इनटू कहेंगे, ठीक है। तो Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3। अगर मेरे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर है तो पहले हम Z2 Z3 को मल्टीप्लाई कर दिए, जो रिजल्ट आया उसमें Z1 को कर रहे हैं, और इधर साइड में Z1 Z2 को करे हैं, जो रिजल्ट आया उसको Z3 में करे हैं। दोनों ही केस में वैल्यू दोनों का सेम आने वाला है। प्लस में भी करके देख चुके थे, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लियर। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी डिटरमाइंड बाय डिटर्मिनेंट फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी। अब देखिए जैसे कह रहा है कि Z में 0 को जोड़ते थे या 0 में Z को, तो Z आता था, इसको हम कौन सा एंटिटी कहते थे, इसको हम लोग कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर मल्टीप्लिकेटिव बच्चों कहेगा तो ये 0 की जगह 1 रिप्लेस हो जाएगा, 1 से किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो ये उसी नंबर के इक्वल आ जाएगा। इसी को हम लोग अगर 0 वाले, अगर हम एडिशन के केस में बात करेंगे तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में बात करेंगे तो 0 1 से रिप्लेस हो जाएगा और वो हाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, क्लियर। यही चीज यहाँ से ये आपको बता रहा है। नेक्स्ट नंबर देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव इनवर्स हम कह रहे थे, तो एडिटिव इनवर्स में क्या हो रहा था, Z का एडिटिव इनवर्स माइनस Z। शुरू में हम बताए थे अगर Z का कहेगा बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो कितना हो जाएगा, 1/Z। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 1 Z1 इंटू Z। आप कहिएगा सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब है Z1 इंटू, इसको आप इधर ले जाइएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा 1/Z हो जाएगा, क्लियर। या इस केस में भी कीजिएगा तो Z1 का वैल्यू निकालिएगा तो 1 आपका Z ही हो जाएगा। द कम्प्लेक्स नंबर Z1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ Z एंड इट इज गिवन बाय दिस। Z1 का वैल्यू दिस मेथड से आपका निकलेगा। इस पे हम बाद में आएंगे, कुछ देर बाद हम इसमें इसकी चर्चा करेंगे कि एक्चुअली आपका क्या दिया हुआ है, अभी इसकी हम बात नहीं करते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज गिवन बाय दिस। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, इसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों Z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i है, इसका कहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए तो 1/Z हो जाएगा, 1/Z हो जाएगा तो 1/2 माइनस 3i हो जाएगा, क्लियर है। अभी हम पहले लेक्चर में आपसे बात कर रहे थे जब कल के क्लास में, तो हम क्या बता रहे थे, नीचे में आयोटा कभी भी नहीं रहना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगर जब भी ऐसा केस आएगा तो आप क्या करेंगे बच्चों, रेशनलाइज कर देंगे। अभी डिवीजन में भी हम यही बताने वाले हैं, जब भी ऐसा केस आएगा तो आप रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने का क्या मतलब, नीचे का अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड आपको कर देना है, नीचे का अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो ऊपर में तो बच्चों सेम रहेगा, लेकिन नीचे में क्या लग रहा है, ये फॉर्मूला जैसा लग रहा है, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। फॉर्मूला लगा दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 प्लस 3i अपॉन 2 दूना 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 प्लस 3i अपॉन 13। तो अगर हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो 2 अपॉन 13 हो जाएगा, आप प्लस आई इंटू 3 अपॉन 13 आपका दे देगा, क्लियर। यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे ये लिख के आपसे, यहाँ पे लिख के ये आपसे बता रहा था, है ना। यहाँ नंबर 3 माइनस 2 आया, 2 माइनस 3 ले रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्लियर है। अब देखिए अगला है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये फॉलो करता है। अगर मान लीजिए Z1 इंटू ये Z2 प्लस Z3 दिया हुआ है बच्चों, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Z1 Z2
और ये लिख सकते हैं Z1 Z3। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये किस साइड में है? लेफ्ट साइड में। इसको हम कहेंगे लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव रूल। अगर यही चीज राइट साइड में बच्चों रहता है, Z1 Z2, और मान लीजिए राइट साइड से हम गुना कर रहे होते Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, इसको बोलते हैं राइट मल्टीप्लिकेटिव रूल। क्लियर? इसको राइट बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव रूल, और इसको लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव रूल हम बोलेंगे। वही चीज यहाँ पे आपसे ये जिक्र कर रहा है नीचे में। देखिए, ये वाला लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन करें, ये राइट से करें, तो ये राइट मल्टीप्लिकेटिव रूल है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर है डिवीजन आपका। हालांकि डिवीजन हम आपको बता चुके हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी डिवीजन करेंगे तो डिवीजन के केस में आपको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर का आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। वही चीज हम अभी आपसे बता रहे थे कि अगर मान लीजिए Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i दिया हुआ है अपॉन, अगर हम Z2 करते हैं और ये दिया हुआ है 3 माइनस 2i, ठीक है ना? तो नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? नीचे वाले का कंजुगेट लेके, मतलब अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर में बच्चों आपका हो जाएगा 3 2 6, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4i प्लस 3 3 जा 9i प्लस 3 2 जा 6i स्क्वायर अपॉन, जब हम नीचे में करेंगे 3 3 जा 9, 9 प्लस 6i माइनस 6i माइनस 4i स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये 9 प्लस 4 13i हो जाएगा, i पर -1 तो -6 हो जाएगा अपॉन 9, ये प्लस 6i, ये माइनस 6i, कैंसिल आउट हो गया। या फॉर्मूला भी लग रहा है a² माइनस b², आप वो भी लगा सकते हैं। i² -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 6 से 6 भी कट गया ना आपका? हाँ, कट गया। तो ये 13i अपॉन 13 हो गया। तो आंसर आपका सिंपली i के टर्म में आ गया। मतलब जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भागा दिया हुआ हो तो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा कि नीचे वाले का कंजुगेट लेके, कंजुगेट आप नहीं समझ रहे हैं अगर, तो नीचे वाले का अपोजिट साइन लेके आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? नीचे में आपका आयोटा वाला जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा। और यही मेरा मोटिव है रेशनलाइजेशन करने के पीछे। तो इतना बात आप बच्चों ध्यान रखिएगा, जितना चीज हम बताए हैं इतना चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएं। थैंक यू।